Ram Ram ji, welcome to Legal Lens. In this video, we will discuss a landmark judgment wherein we will first talk about facts of a case, issue involved in the case, arguments from both the sides, and lastly, decision with reason. This video will be useful for the students preparing for judiciary as well as CLAT, and also for advocates preparing for AOR examination. So please do like, share, and subscribe my channel. मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर, इस जजमेंट को हम अब जनरली अभी प्रैक्टिस में, कोर्ट प्रैक्टिस में भी इसको हम कोर्ट करते हैं। और कोई भी ऑफेंस हो जिसमें 7 साल से कम का सजा है तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अरेस्ट कर सकते हैं तो कुछ गाइडलाइंस है जिस जजमेंट में आया था, और जनरली पुलिस ऑफिसर्स फॉलो नहीं करते हैं। तो कोर्ट हमें, बिंग लॉयर, हमें रिलीफ देती है अगर किसी एक्यूज्ड को अगर पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, कोई भी, जैसे नॉट ओनली अंडर 498 है, इन एनी अदर ऑफेंस ऑल्सो जिसका 7 साल से कम का सजा है, तो हम इस पर्टिकुलर जजमेंट को कोर्ट में कोर्ट करके हम रिलीफ सीख कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज़ इन लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं ये जजमेंट में क्या है। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर का जजमेंट साइटेशन 2014 का जजमेंट है। तो डेट ऑफ जजमेंट है 2 जुलाई 2014। जजेस बेंच पे कौन कौन थे? तो जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, 2 जजेस हैं बेंच। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? तो इसमें बेसिकली अर्नेस्ट कुमार की वाइफ ने इन पे सेक्शन 498A और डाउरी डिमांड का एलिगेशन लगाया था, एंड ऑल्सो सी एलेज्ड दैट ही थ्रेटन टू मैरी अनदर वुमेन। ठीक है, फियरिंग अरेस्ट, क्योंकि 498A वॉज ऑफेनली मिसयूज, और आप अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में भी देख रहे हो कि ऑल्दो अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, फिर भी मिसयूज तो होता ही है। तो फियरिंग अरेस्ट, anticipatory bail is filed, but however it was rejected by both session court and the high court, and thereafter Arnesh Kumar approached to the Supreme Court, not only seeking relief of his arrest under 498A, but उन्होंने और भी क्वेश्चन रेज किया विथ रिस्पेक्ट टू मिस यूज ऑफ सेक्शन 498A एंड मैकेनिकल अरेस्ट मेड अंडर इट। तो मतलब जनरली क्या, 498 का केस लगा तो पुलिस वाले उठा लेते थे किसी को, तो जनरली उसको इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें इश्यूज़ क्या है? इसमें 3 इश्यूज़ है बेसिकली। वेदर अरेस्ट अंडर 498A IPC आर बीइंग अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वायलेटिंग पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, पहला क्वेश्चन है। वेदर पुलिस ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई जुडिशियल माइंड बिफोर अरेस्ट एंड अक्यूज्ड इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 7 ईयर्स, दूसरा है। व्हाट आर द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स टू बी फॉलोड बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट, ये तीसरा इशू है। सुप्रीम कोर्ट में हम जनरली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं। तो यहाँ जो भी है दैट इज इशूज आर रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ। आर्ग्यूमेंट पिटिशनर के साइड से क्या, क्योंकि अर्नेस्ट कुमार इसमें पिटिशनर हुआ है, तो उन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट रखा है मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। तो उन्होंने बोला कि जो 498 है प्रोविजन, ऑल्दो इट वाज मेड टू सेफगार्ड्स वुमेन फ्रॉम क्रुएलिटी, बट इट इज़ ऑफेनली सीन दैट इट इज़ मिसयूज्ड एज वेपन रेदर देन सील्ड। ठीक है, तो इनका पहला मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 पे पहला सबमिशन ये रहा। दूसरा ये है कि साइटिंग अलार्मिंग स्टैटिक्स showing that high rate of arrest but low conviction rate in 498 cases। तो इन दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस है बहुत सारे फाइल होते हैं, एलिगेशन भी बहुत सारे होते हैं, FIR भी बहुत सारे होते हैं, बट मतलब नंबर ऑफ कन्विक्शन है वो बहुत कम होता है। तो 2 ग्राउंड पे इन्होंने मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 का सबमिशन रखा कोर्ट में। दूसरा सबमिशन है कि वायलेशन ऑफ लिबर्टी। हमें अच्छे सबको पता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इनका कहना यह है कि अरेस्ट जो है विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वायलेट्स फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि संविधान हमें आर्टिकल 21 के अंदर हमें एक मौलिक अधिकार देती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो कह रहा है कि अगर इस सबमिशन ये था कि अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर FIR आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो दैट इज़ वायलेटिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दूसरा इन्होंने इसी ग्राउंड में सबमिशन ये दिया कि जो अरेस्ट ये ऑटोमेटिक अरेस्ट कर देते हैं या मैकेनिकल अरेस्ट करते हैं, ये भी एक तरह से, क्योंकि केस हुआ विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो दैट इज सेड इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल अरेस्ट। तो इस ग्राउंड पे इन्होंने वायलेशन ऑफ लिबर्टी का तहत रखते हुए, वायलेशन ऑफ लिबर्टी की बात करते हुए इन्होंने ये क्लेम किया कि ऐसी अरेस्ट वायलेशन ऑफ लिबर्टी आर्टिकल 21 की वायलेट करती है। फिर इन्होंने बताया तीसरा जो सबमिशन रखा है, स्कोप ऑफ आर्टिकल सेक्शन 41 CRPC। इन्होंने बोला 41 CRPC क्या है कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं विदाउट वारंट, पर उसमें भी कुछ कंडीशंस। इनमें क्या लिखा गया है कि पुलिस मस्ट रिकॉर्ड रीज़न फॉर अरेस्ट। अगर आपने किसी को अरेस्ट किया विद इन 7 ईयर्स, जिसका पनिशमेंट 7 साल से कम हो, तो आपको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और
पुलिस आर एक्सपेक्टेड टू एक्साइज डिसीजन नॉट अरेस्ट अनलेस नेसेसरी। बेसिकली यही बोला कि इनका सबमिशन ये था कि पुलिस वाले अरेस्ट करें, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन है, बट इसको ज़रूरत पड़े तभी आप अरेस्ट करें, अननेसेसरली आप किसी को अरेस्ट ना करें। क्योंकि ये ना एक जनरली मैंने क्या देखा है कि पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं लड़की के दबाव में, या पुलिस वालों को भी फ़ायदा होता है, आई विल नॉट से, आप सबको पता ही है, उनको भी फ़ायदा होता है। और जो लड़कियां होती है उनको एक तरह से एक टेक्निक है कि दबाव बनाने के लिए अगले पार्टी पे, हस्बैंड पे, कि ये दबाव बन जाए, क्योंकि इनके लिए ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इनको बेनिफिशियल प्रोविज़न बना रखा है इन्होंने, प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन और चाइल्ड के लिए। तो एक तरह से ये सोशलाइजेशन है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, बट वो मिसयूज़ करके और हस्बैंड को या उनके फैमिली वाले को, रिलेटिव को फेक केसेस में अरेस्ट करके उन पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है मेंटेनेंस में फ़ायदा मिले, वो थोड़ा सा ज़्यादा अपलिफ्ट रहे उनसे, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। इसको इस केस में हाईलाइट किया गया, सबमिशन इस केसेस पे रखा गया। रेस्पोंडेंट के साइड से क्या सबमिशन रहा कि जो एक्विजिशन है, ठीक है, और वो सीरियस एक्विजिशन होता है, क्रुएलिटी और डाउरी हैरेसमेंट का, इसीलिए अरेस्ट करना नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है? टू प्रोटेक्ट द विक्टिम एंड प्रिवेंट फर्दर हार्म विक्टिम को। विक्टिम यहाँ वाइफ है। फिर दूसरा सबमिशन है पुलिस एक्शन जस्टिफाइड। इनका कहना है, रेस्पोंडेंट का कहना है कोर्ट में कि पुलिस वाले जो हैं विद इन देयर लीगल राइट्स वो अरेस्ट करते हैं, ठीक है, जो मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी होता है। और सही बात है, क्योंकि 498A जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट कर सकते हैं और नॉन बेलेबल है, तो इनके लिए विद इन देयर लीगल राइट्स दे आर अरेस्टिंग, इट इज़ देयर सबमिशन। क्लेम दैट एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट बी अ डिफॉल्ट सील्ड फॉर एक्यूज्ड इन ए सेंसिटिव केसेस। वही बोलेंगे कि आप एंटिसिपेटरी बेल को आप सील के तरह यूज़ नहीं कर सकते इन सेंसिटिव केसेस। इनका ये सबमिशन। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ। अच्छा, होता क्या है, जब ड्यूरिंग एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन हम प्रीमा फेसाई देखते हैं कि एलिगेशन क्या है, क्या एलिगेशन सही है या गलत है, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। बट प्रीमा फेसाई देखते हैं पुलिस वाले, उन पे एलिगेशन लगा, बंदे पे, एक्यूज पे एलिगेशन लगा, वो अरेस्ट कर लें। तो इसी में इन्होंने प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ पे इन्होंने क्या आर्ग्यू किया? आर्ग्यूड दैट एट द स्टेज ऑफ एफआईआर इन्वेस्टिगेशन द एलिगेशन मस्ट बी टेकन एट द फेस वैल्यू एंड द कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर प्रीमेच्योरली। इनका यही कहना है कि जब एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन होता है, हम एलिगेशन को फेस वैल्यू पे देखते हैं, प्रीमा फेसाई देखते हैं कि क्या एलिगेशन है, लगता है आपको कि एक ऐसा केस ट्रू है, तो उस केस में ये अरेस्ट कर लेते हैं। उनको अगर लगता है कि नहीं एलिगेशन अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ ट्रू, ठीक है, बिना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह का उनको लगता है, तो वो अरेस्ट कर लेते हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि कोर्ट को इस स्टेज पे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इनका सबमिशन रेस्पोंडेंट के साइड से। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? द कोर्ट एक्नॉलेज्ड सेक्शन 498 जो है ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, पर कोर्ट ने ये बोला कि मिसयूज़, जो कोर्ट ने देखा कि बहुत सारा मिसयूज़ होता है इस पर्टिकुलर प्रोविजन का, वुमेन आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन एंड मिसयूजिंग द पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है। तो कोर्ट ने उसके किस बेसिस पे बोला? कोर्ट ने एनसीआरबी का रिपोर्ट देखा कि अराउंड 2 लाख अरेस्ट एनुअली होता है, और जिसमें कन्विक्शन रेट जो होता है वो 15% ही कन्विक्शन रेट रहता है, ठीक है। कोर्ट ने यह भी बोला कि अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलिएशन, curtails freedom and casts scare forever and must be used sparingly and judicially। अब रिसेंटली क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टीज हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअली सुप्रीम कोर्ट में गए आर्टिकल 142 के अंदर, और उन्होंने जितना भी पेंडिंग केसेस थे हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट्स में, सबको पास कराने के लिए। तो उस केस में क्या हुआ था, अभी रिसेंट की केस है 15 दिन पहले की, तो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा कि विमेन जो वाइफ है, सी वॉज एन IPS ऑफिसर, ठीक है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको सॉरी बोलना चाहिए अपने फादर इन लॉ को और हस्बैंड को, बिकॉज ऑन योर फेक एलिगेशन ऑफ रेप। मतलब उनको सालों साल, अराउंड 110 दिन वो जेल में रहते हैं, उनके पापा, मतलब फादर इन लॉ, एंड हस्बैंड वाज अराउंड 116 डेज। तो कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके फेक एलिगेशन पे, ऑल्दो फादर वाज अंडर 376 सेक्शन 376 रेप एंड हस्बैंड वाज ऑन अनदर प्रोविजन, तो उस केसेस पे इनको 116 दिन और 110 दिन इनको जेल में रहना पड़े ऑन द फेक एलिगेशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यू शुड बी सॉरी, और योर सॉरी विल नॉट कॉम्पनसेट वॉट एवर दे हैव रियलाइज इन द कोर्ट एंड इन द जुडिशियल कस्टडी। उन्होंने जो फेस कर लिया है जेल के अंदर, वो सॉरी आपका कुछ मतलब वापस नहीं ला सकता, बट यू शुड बी सॉरी, क्योंकि आपके फेक एलिगेशन पे इनको इतना दिन जेल काटना पड़ा। तो इट इज़ मिसयूज। ये जो प्रोविज़न है 498 है बहुत मिसयूज़ है। और इस केस में तो जो मैं केस के बारे में बता रहा हूँ उसमें तो लेडी जो थी वो IPS ऑफिसर थी।
तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो कोर्ट ने इसको ध्यान में रखा कि जो मिसयूज़ हो रहा है प्रोविज़न का कि 2 लाख अरेस्ट एनुअली होता है, इसमें पुलिस वालों को भी फ़ायदा होता है और लेडीज़ को भी फ़ायदा होता है कि लेडीज़ इज सी इज़ इन एट अ डोमिनेंट पोजीशन, तो कि सो दैट वो बार्गेन भी सही करती है, मेंटेनेंस के लिए भी, एलिमनी के लिए बार्गेन पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहता है लड़की के लिए। कोर्ट ने ये भी देखा कि लॉ कन्विक्शन रेट है, तो इसको देख के कोर्ट ने जजमेंट दिया कि द सुप्रीम कोर्ट लेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। डायरेक्शन इशूड में क्या है, अरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑटोमेटिकली 498 का केस लगा तो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप ओनली इफ नेसेसरी एज द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 41 CRPC, ठीक है। आप रीज़न रिकॉर्ड करके आप अरेस्ट कर सकते हैं, किसी में क्या रीज़न है। अगर जैसे कि मैंने जो देखा है दिल्ली में 498 में तभी अरेस्ट करते हैं व्हेन द हस्बैंड इज़ नॉट कोऑपरेटिंग इन इन्वेस्टिगेशन। आप अगर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करें तो आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, पर ना के मात्रा में ऐसा होता है। बट हाँ, जनरली आई हैव सीन कि हस्बैंड इज़ मतलब ही इज़ आफ्टर सो मेनी नोटिस अंडर सेक्शन 41 CRPC एंड नाउ 35 BNSS, वो इवेट करता है, इधर उधर घूम आता नहीं है कोर्ट में कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, तो इन सब सर्कमस्टांसेस पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है। चेकलिस्ट एंड जस्टिफिकेशन, पुलिस मस्ट प्रिपेयर चेकलिस्ट अंडर सेक्शन 41B(2). अरेस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पुलिस ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP। अब क्या है ना कि पहले ये कंसेप्ट नहीं था, बट आफ्टर दिस प्रोविजन सुपरविजन, DSP सुपरविजन करता है। FIR जब कोई भी कंप्लेंट होता है तो DSP उसको सुपरविजन करके इसको केस को ट्रू या फॉल्स करता है। अगर ट्रू करता है तो FIR हो जाता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। अगर DSP को लगता है कि ये फॉल्स है तो वहाँ अगर फॉल्स करता है तो उसी समय ख़त्म हो जाता है, तो बाद में वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है कि रीज़न रिकॉर्ड करके क्यों आपने बंद कर दिया कंप्लेंट को। तो ये अब ये इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद DSP को अप्रूवल के बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट रोल क्या है इसमें, मस्ट नॉट ऑथराइज डिटेंशन मैकेनिकली, ठीक है। जैसे कि आप किसी को पेश करते हैं, अगर पुलिस वाले अरेस्ट करके तो मजिस्ट्रेट के पास वो तो हाथों हाथ छोड़ देता है उसी समय, तो आप डिटेंशन को ऑथराइज नहीं कर सकते। दे मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी एंड जस्टिफाइड, वेरी सिंपल। डिसिप्लिनरी, इफ द पुलिस और मजिस्ट्रेट फेल्स टू कंप्लाई दे मे फेस डिपार्टमेंटल जुडिशियल एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करता है ऐसा, ये दिस केस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू 498A ओनली, ठीक है। और कोई भी ऑफेंस हो जिसमें 7 साल का कम सजा हो, तो अगर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को अगर कंप्लाई फेल करता है इस पर्टिकुलर जजमेंट को फॉलो करना, तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल और जुडिशियल एक्शन हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन नेशनल वाइड, दिस डायरेक्शन आर टू बी फॉलोड इन ऑल केसेस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और लेस, नॉट जस्ट अंडर सेक्शन 498A, ठीक है। तो बहुत क्लियर है ये डायरेक्शन, इसको याद करिएगा, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये जुडिशियल सर्विस का पेपर हो, क्लैट में भी इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट, स्पेशली नेम, क्योंकि नेम इंपॉर्टेंट हो सकता है, और AOR के पेपर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन रीजनिंग क्या है, द कोर्ट स्टक बैलेंस बिटवीन विक्टिम्स राइट एंड एक्यूज लिबर्टी, बहुत अच्छा है, विक्टिम्स राइट को भी प्रोटेक्ट किया कोर्ट ने। अगर जेन्युइन केस है तो इसमें FIR हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ हो। अगर एक्यूज लिबर्टी है, जैसे आर्टिकल 21 को भी अपलिफ्ट किया कोर्ट ने कि उसके पर्सनल लिबर्टी और राइट को प्रोटेक्ट करते हुए। हेल्ड दैट अननेसेसरी अरेस्ट वायलेट्स आर्टिकल 21 and 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फैसेस दैट अरेस्ट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, कोर्ट ने बोला कि एक्स जो मैकेनिकल अरेस्ट हो जाए कि FIR हुआ, अरेस्ट कर लिया, वो नहीं होना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए अरेस्ट करना। और होता कब है, जब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ छुपाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये होता है कि मुझे हमें एविडेंस कलेक्ट करना है। जब आप CRPC पढ़ेंगे तो द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस, तो लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि आप जो अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे आप। द जजमेंट रीअफर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ पुलिस डायरेक्शन, जुडिशियल स्क्रूटनी एंड प्रोसीजरल फेयरनेस, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, पहला तो इम्पैक्ट मैं आपको यही बताता हूँ कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अब, क्योंकि पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, हम एज ए बिंग लॉयर we give a summation of this landmark judgment and we get relief. Widely seen as a safeguard against abuse of law, meant to protect women, applicable to all offences within 7 years. ये बहुत important है, not just dowry cases, basis for further criminal law reforms and police accountability in India. तो ये इम्पैक्ट रहा इस पर्टिकुलर जजमेंट का, और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लास्टली मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई बी वेरी मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू केसेस। और मैंने इस चैनल पे बहुत सारे लीगल वैकेंसीज भी डाली हैं, वो भी आप देखिए। स्लोली मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी लाऊंगा रिलेटेड टू IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, वो भी धीरे धीरे लाऊंगा। बट दिस इज़ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जिस पे इशूज़ हो, फैक्ट्स हो, आर्गूमेंट्स हो, रीज़न डिसीजन हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।